जो इसका टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉज है वो इज़ नॉट रिलेटेड टू शुगर एज सच। शुगर कंट्रोल उसमें इम्पॉर्टेंट है, बट टाइप 1 डायबिटीज़ होता है बीटा सेल जो पैंक्रियाज में एक सेल्स होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन के कारण। स्ट्रेस का और डायबिटीज का कोई कनेक्शन होता है? कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, स्ट्रेस या कोई भी इन्वायरमेंटल ट्रिगर जिसे हम कहते हैं वो एक बन सकता है। जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है उनको ऐसे बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस या कुछ ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। दे कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स, बी इट किडनी, योर नर्व्स। सो नर्व्स को अगर अफेक्ट होता है तो उससे न्यूरोपैथी होती है, विच कैन प्रेजेंट एज टिंगलिंग, जो आप बोले, नमनेस पैरों में, टिंगलिंग। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो मखाना खाते हैं तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। मखाना इज अ गुड प्रोटीन और वो शुगर स्पाइक तुरंत नहीं कराता है। So yes, it is a very good snack which is commonly given by dietitian to diabetics. क्या सॉल्ट का भी डायबिटीज से कोई कनेक्शन है? Any you take a lot of salt, it will cause आगे आपको प्रीडिस्पोज बीपी का हाइपरटेंशन करा देगा। So salt, everything should be in moderation. टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको डायग्नोस हो गया कि एक्चुअल में इनको टाइप 1 डायबिटीज है, तो वो जो पेशेंट्स हैं उनको क्या ऐसा उनका कॉन्सेंट्रेशन या उनके फोकस पे भी कुछ असर पड़ता है? If sugars are not controlled, अच्छा, or your sugars are low, yes, your concentration is affected. पेरेंट्स के लिए भी एक शॉकर होता है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इतना छोटा बच्चा, उसको कैसे डायबिटीज हो गया। तो छोटे बच्चे का खाना का देखना, फिर उसे सैडली इसमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना, कैसे देनी है, कब देनी है। उसकी डायबिटिक डाइट की डायरीज होती हैं कि क्या बच्चे ने कहा, कैसी शुगर चली। बच्चों को किस तरह से इंसुलिन दी जाती है? अब इतने छोटे बच्चों में क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, आपको हर मील के साथ भी देना पड़ता है। दिन में कितनी बार देना पड़ता है? 2 से 3 बार, रात में एक और बार, 4 to 5। So it is very tough. अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या कोई नॉर्मल अडल्ट है, वो ऑफिस जा रहे हैं, अगर वो तुरंत वहाँ फेंट हो जाते हैं तो जो उनके फेलो मेट्स हैं वहाँ पे उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसे बच्चे को सडन स्वेटिंग होगी, बहुत थकान महसूस हो रही है, द चाइल्ड माइट लिटरली बी लिम्पी, वो ट्राई फॉलिंग ऑफ, ड्राउजी हो रहा है बच्चा, सो शुगर डेफिनेटली, घबराहट बोल रहा है, तो देन यू इमीडिएटली चेक द शुगर एंड उसके बैग में या टीचर्स के पास चॉकलेट होगी, शुगर सैशे, तुरंत दे दीजिए। टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं ये भी बोला जाता है उनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? टाइप 1 डायबिटीज जब शुगर फॉल करती है, एनीवन हु हैज लो शुगर, स्वेटिंग इज अ साइन। सो यू कैन सी, अगर पसीना, जैसे बच्चों में पसीना खूब आ रहा है, यू सीइंग दे आर गेटिंग लिटिल कंफ्यूज्ड आल्सो, दैट्स व्हेन यू थिंक शुगर फॉल हो रही है, आप इनको शुगर एक्शन एब्सोल्युटली। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसके बारे में बात करना इतना कॉमन नहीं है। मैं बात कर रही हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ की। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ किन को ज़्यादा होती है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति कपूर, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट हैं और इंटरनल मेडिसिन HCL हेल्थ केयर। हेलो मैम। थैंक यू। हाय, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू सो मच, थैंक्स। सो मैम, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जब भी हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत एसोसिएट की जाती है उससे, वो है शुगर। लोगों को लगता है अगर डायबिटीज़ है तो शुगर छोड़ दो। तो क्या टाइप 1 डायबिटीज़ का शुगर से कोई रिलेशन है? शुगर की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है? नहीं। जो इसका टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉज है वो इज़ नॉट रिलेटेड टू शुगर एज सच। शुगर कंट्रोल उसमें इम्पॉर्टेंट है, बट टाइप 1 डायबिटीज़ होता है बीटा सेल जो पैंक्रियाज में एक सेल्स होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन के कारण बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज उन सेल्स के अगेंस्ट बनती हैं। ये बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, सो विच इज़ इम्पॉर्टेंट शुगर के काम करने के लिए, उसके यूज़ के लिए। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो यू विल हैव अ रिस्क ऑफ डायबिटीज़। सो टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी के कारण होती है, वाइल टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ नॉट कमी के कारण नहीं है, उसमें ओवर द टाइम कमी हो जाती है, बट दैट इज़ बिकॉज कि इंसुलिन काम अपना प्रॉपरली नहीं कर पाती, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, सो जैसे अभी आपने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या मेजर डिफरेंस होता है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो हमेशा एक चीज़ एसोसिएट की जाती है कि बच्चों में ज़्यादा होता है। एक्चुअल में ट्रू है?
कॉमनली इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप, ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही सिर्फ होगी, अडल्ट्स में भी हम देखते हैं, बट येस मोस्टली बिकॉज बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहे हैं, उतना है ही नहीं बॉडी में, तो जनरली जल्दी प्रेजेंटेशन होती है, तो बच्चों में येस इट कैन प्रेजेंट एंड जल्दी प्रेजेंटेशन इसी वजह से हो जाती है। ओके, तो क्या ये जेनेटिकली भी स्प्रेड होता है? अगर आपकी फैमिली में टाइप 1 डायबिटीज है या फिर और कोई ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, देयर इज अ हायर चांस के आपको हो सकता है। ओके, अभी हमने जैसे बात किया कि जेनेटिकली भी ये टाइप 1 डायबिटीज जो है वो हो सकता है स्प्रेड, क्या क्या और रिस्क फैक्टर्स हैं? ऐसा भी देखिए, रिस्क फैक्टर्स में ऑटो इम्यूनिटी, अगर आपकी फैमिली में ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जैसे ऑटो इम्यून कुछ थायराइड की कंडीशंस होती हैं, उसके साथ इसका कॉमन एसोसिएशन होता है। एडिसन डिजीज एड्रीनल ग्लैंड की है, उसके साथ होता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कोविड के बाद काफ़ी स्टडीज़ हैं जो कह रही हैं उसके बाद लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है। सो वो जेनेटिकली चेंज कर रही है, ऑटो इम्यूनिटी कर रही है, उस पर रिसर्च, देर आर थीसिस उस पर बोला गया है कि ये कॉजेज प्रपोज हो सकते हैं, बट उसके साथ भी एसोसिएशन है। सो सर्टन वायरल इन्फेक्शंस कैन प्रीडिस्पोज इट्स ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। ओके, अभी जो आपने कुछ कुछ कॉजेज बताए, आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, तो मुझे पता चला कि डायबिटीज का और गट हेल्थ का भी एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक्चुअल में क्या कनेक्शन है और कैसे काम करता है? सो डायबिटीज गट हेल्थ एक उस पर बोला गया प्रपोजल है कि अगर आपका गट हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, सो आपके जो गट माइक्रोबायोटा होता है उस पर भी काफ़ी स्टडी चल रही है कि वो डायबिटिक्स का एसोसिएशन हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट एज सच ये कोई 100% एसोसिएशन नहीं है। ओके, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर किसी का गट हेल्दी नहीं है तो उसको डायबिटीज हो गई आगे जाके फ्यूचर में। ओके, सो अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या क्या और कॉजेज हो सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज होने के? मेजर क्या कॉजेज होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ का प्राइमरली तो आपका ऑटो इम्यूनिटी होती है कि बॉडी में आइलेट एंटीबॉडीज, जिसको हम चेक भी करते हैं पेशेंट्स में, वो बन गई हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके फैमिली में टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस, थायराइड इश्यूज हैं, तो उसमें उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है। अब वायरल इन्फेक्शंस के बाद टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। सो यही प्राइमरीली टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉजेज रहते हैं। ओके मैम, अगर हम अपनी आजकल की लाइफस्टाइल देखें तो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग बहुत अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं। बच्चों में भी आजकल अगर आप देखें तो स्ट्रेस के केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं। स्ट्रेस का और डायबिटीज़ का कोई कनेक्शन होता है? स्ट्रेस जो है आपका शुगर कंट्रोल डिस्टर्ब डेफिनेटली कर सकता है। सो ये कहना किसी को स्ट्रेस है तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट अगर आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, स्ट्रेस या कोई भी इन्वायरमेंटल ट्रिगर जिसे हम कहते हैं, वो एक बन सकता है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस कंट्रोल में और प्रेजेंटेशन जल्दी कराने में एक रीज़न हो सकता है। ओके, डायबिटीज़ के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कई बार देखा जाता है कि लोगों में वेट लॉस भी होने लग जाता है। तो वेट लॉस टाइप 1 डायबिटीज़ से किस तरह से रिलेटेड है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। सो एज आई सेड, इसकी प्रेजेंटेशन जल्दी होती है, बच्चों में होती है। सो होता क्या है कि पेरेंट्स सोचते हैं वेट लॉस हो रहा है, ग्रोइंग एज है, हो गया, बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है। बच्चे को हो सकता है भूख ज़्यादा लग रही है, ग्रोइंग एज है, इग्नोर हो जाता है। यूरिन बार बार फ्रीक्वेंटली बच्चा जा रहा है, लेथार्जिक है, ग्रोइंग एज है, बच्चा ठीक से नहीं। सो दिस कैन बी एक्चुअली इनिशियल वार्निंग साइन कि बच्चे को हो सकता है कि दिक्कत। सो होता क्या है कि वो इग्नोर हो जाता है। इतने छोटे बच्चों में वी टेंड टू इग्नोर दीज थिंग्स कि ठीक है वेट गेन नहीं हो रहा जो भी, एंड होता है सडनली शुगर, धीरे धीरे शुगर बढ़ रही है। जब शुगर बहुत हाई हो जाएगी सो बॉडी एक एसिड प्रोड्यूस करती कीटोन, एंड दैट कैन लीड टू समथिंग कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसमें बच्चे को सडन वॉमिटिंग शुरू होगी, बच्चा कैन गेट इवन अनकॉन्शियस, एंड आपको फ़ोन में भी स्कूल से आएगा बच्चा अनकॉन्शियस हो गया, एंड यू टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल, दे चेक शुगर इट्स 600 700, दैट रिक्वायर्स एन ICU एडमिशन। सो येस, वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली जहाँ फैमिली हिस्ट्री है टाइप 1 डायबिटीज़ की, कि ये हो सकता है। तो डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं हो रहा है, वेट लॉस इनफैक्ट हो रहा है, जो आपने कहा। मैम, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स के लिए भी एक शॉकर होता है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इतना छोटा बच्चा, उसको कैसे डायबिटीज़ हो गया।
इन केसेस में पेरेंट्स को क्या स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ तो है कि पेरेंट्स खुद को ब्लेम, मतलब आई फील मदर सबसे पहले खुद को ब्लेम करती है कि मैंने कुछ गलत किया. हाँ, इट्स सैडली इट इज़ ऑटोम्यून जेनेटिक, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते. इसको पहले एक्सेप्ट करना is very important because it is a big mental havoc for the parents especially. और उसके बाद आई थिंक आपको अपने डॉक्टर के साथ, ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है. बच्चे इतने छोटे बच्चे का खाना का देखना, फिर उसे सैडली इसमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना, कैसे देनी है, कब देनी है. उसकी डायबिटिक डाइट की डायरीज होती हैं कि क्या बच्चे ने खाया, कैसी शुगर चली. सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एंड उसके बाद डॉक्टर के साथ और डाइटिशियन उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने बताया कि बच्चों को भी अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इंसुलिन इज़ द ओनली सोल्यूशन. तो बच्चों को किस तरह से इंसुलिन दी जाती है? सो नाउडेज इस पे बहुत काम हो चुका है. सो मोस्टली एक पेन टाइप होता है, बहुत पतली नीडल होती है, उससे हम इंसुलिन देते हैं. यूजुअली there are different types of insulin depending कि उनका एक्शन कितनी देर के लिए रहता है और कितनी जल्दी होता है. So they can be short acting, long acting, ultra long acting, rapid acting. So depending कि आप अब इतने छोटे बच्चों में क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, आपको हर मील के साथ भी देना पड़ता है. दिन में कितनी बार देना पड़ता है? 2 से 3 बार, रात में एक और बार, 4 to 5. So it is very tough. It is very tough. Nowadays things have become easy. हमारे पास इंसुलिन पंप्स हैं. So these are very small होते हैं, माइक्रोचिप उसमें अटैच होता है जो हमारा शुगर सेंस करता है, एंड दे वेरी स्मॉल नीडल जो बच्चे की शुगर देखते देखते उसको पिंच करता है. वो पंप इंसुलिन देता जाता है. बट येस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. वी आर टॉकिंग इन लैक्स. Yes, it's very very expensive. और इसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस जो पंप की है उसको, दैट इज़ ऑल्सो टफ क्योंकि आपको नीडल बार बार चेंज करनी होती है, कार्ट्रिज खत्म हो रहा है वो देना होता है. सो इट इज़ अ वेरी टफ मैनेजमेंट, एंड सैडली क्योंकि इतनी जल्दी डिटेक्ट हुआ है फॉर ऑल योर लाइफ, एब्सोल्युटली ऑल योर लाइफ ओनली आप इंसुलिन पे हैं. सो इट इज़ वेरी टफ इनिशियली. बच्चे को समझाना, हु इज़ अ पिकी ईटर स्पेशली, सोचिए जो बच्चा बोल रहा है मैं नहीं खा रहा हूँ, तो आप इंसुलिन आपने दे दी और बच्चा फिर नहीं खा रहा है, फिर आप क्या करेंगे? सो इट इज़ वेरी टफ. तो ये मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली. आई फील जितना आपने एक्सप्लेन किया ना, बच्चा छोटा होता है, उसको आपने बताया पिकी ईटर भी होता है, उस एज में उसको इतनी समझ भी नहीं होती है कि क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. मेंटली उसको कैसे अफेक्ट करता है ये? आप सोचिए कि आप मदर ही इतना डाउन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर इज हर सेल्फ लाइक कि मैं बच्चे को अकेला कैसे छोड़ूं, उसकी शुगर कम हो गई. सो स्पेशली अगर आप वर्किंग मदर हैं, आप बच्चे को छोड़ रहे हैं, तो जिसके केयर गिवर है उसको समझाना, प्लस वो बच्चे को कॉन्स्टेंट नीडल प्रिक, द पेन इनिशियली ही हैज टू हैव दैट पेन कॉन्स्टेंटली. सेकेंड, समटाइम दीज चिल्ड्रन कैन फील एक्सक्लूडेड ऑल्सो. पेरेंट्स उनको शेल्टर थोड़ा करना चाहेंगे, बट all I can say is कि ऐसा नहीं है, they can lead a very normal life also. And there are living examples who lead type 1 diabetics leading a normal life. It's just the initial phase बहुत tricky है. अगर बच्चे को आप mentally support नहीं करेंगे, you have to really keep the child happy. और थोड़ा उसको छोड़ना होगा. आई थिंक कि अगर आप उसको हर चीज़ में एक्सक्लूजन होगी या स्कूल में से एक्सक्लूड, स्पेशली स्कूल्स हैव टू बी ऑल्सो वेयर, टीचर्स हैव टू ऑल्सो इंक्लूड देम, एंड एक अलग ट्रीटमेंट उनको नहीं, सो दे डोंट फील एक्सक्लूडेड. अदरवाइज वो एक मेंटली डैमेजिंग बच्चे के लिए हो ही सकता है. आई फील स्कूल में भी इस चीज से लेकर ना अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है. एब्सोल्युटली. नॉट जस्ट द टीचर्स, लेकिन जो फेलो मेट्स हैं उनको बताना कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है या आपको फैल नहीं जाएगी. बिकॉज अगर हम डिजीज की बात करें, दिस इज अ डिसऑर्डर, लेकिन अगर हम नॉर्मल किसी भी बीमारी की बात करें तो स्कूल्स में भी रहता है ना बच्चों में, अगर मैं इसके पास चला गया तो मुझे ना हो जाए. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक आई टेक गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. जैसे आजकल स्कूल्स में there's lot of awareness to menstruation लड़कियों को. So even talking about these things which affect younger kids, तो बच्चों को awareness होगी, it might make a lot of difference. It is normal, ठीक है, इंसुलिन लग रही है, ठीक है, but they are like you. There's no difference. They're equally smart, equally intelligent, and they can lead a normal life. There's no difference. कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है. ऑल्सो मैम, अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज की, तो कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं कि फेंट हो जाए व्यक्ति,
Yeah. अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या कोई नॉर्मल अडल्ट है, वो ऑफिस जा रहे हैं, अगर वो तुरंत वहाँ फेंट हो जाते हैं, तो जो उनके फेलो मेट्स हैं वहाँ पे उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? सो मोस्टली स्कूल्स में देयर इज अ नर्सिंग का रूम और होता ही है, देयर इज अ, सो इमीडिएटली देखिए ग्लूकोमीटर यूज भी ऐसे बच्चे कैरी करते हैं यूजुअली द मदर्स, एंड वो कहते हैं तो उनका वो शुगर ऑफ कोर्स वन हैज टू चेक. अब बच्चा फेंट ही हो गया है सो यू हैव टू टेक हिम टू द नर्सिंग रूम जहाँ उनको शुगर आईवी या जैसी भी दी जा सके. कई लोग ग्लूकोन का पेन्स आते हैं वो भी कैरी करते हैं. सो इमीडिएट इसमें एक्शन लेना है, पानी छिड़कने से अकेले कुछ नहीं होगा. टेक देम टू दी ग्लूकोमीटर उनका मोस्टली होता है. दे शुड नो हाउ टू चेक, मतलब एटलीस्ट टीचर्स को तो पता होना चाहिए कि ग्लूकोज चेक कर लो, एंड इमीडिएटली शिफ्ट देम टू द नर्स जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे या हॉस्पिटल नियर बाय. नो डिले एट ऑल. मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जैसे अगर उस बच्चे के कुछ साइन, बच्चों को ना यूजुअली पता चल जाता है कि हमारे साइंस, एंड देयर सर्टेन साइंस ऑफ हाइपोग्लिसीमिया सिम्टम्स जो आपको दिखते हैं, डेंजर साइंस. क्या क्या साइंस होते हैं? जैसे बच्चे को सडन स्वेटिंग होगी, बहुत थकान महसूस हो रही है, द चाइल्ड माइट लिटरली बी लिम्पी, ही वुड ट्राई बी फॉलिंग ऑफ, ड्राउजी हो रहा है बच्चा, सो शुगर डेफिनेटली घबराहट बोल रहा है, तो देन यू इमीडिएटली चेक द शुगर, एंड उसके बैग में या टीचर्स के पास चॉकलेट होगी, शुगर सैशे, तुरंत दे दीजिए. ओके. You should carry, and especially parents if you're traveling. स्पेशली जिनको टाइप 1 डायबिटीज है. Type 1, absolutely. Type 2 में तो है ही, but Type 1 is a younger child or younger individual. तो something you should be carrying in your bag, कुछ बच्चे के बैग में होना ही चाहिए. Okay. At any time. So जैसे अभी आपने टाइप 1 डायबिटीज के कुछ अलार्मिंग साइंस बताए हैं कि अगर ऐसे कोई साइंस दिखते हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. अडल्ट्स में और बच्चों में साइंस एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? देखिए अडल्ट्स ऑब्वियसली आप इतने टाइम से उससे हैं, एंड यू हैव अ बेटर रियलाइजेशन ऑफ द होल थिंग, सो दे टेंड टू एक्ट फास्टर. बच्चे कई बार ना बता नहीं पाते हैं, सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट एजुकेटिंग द टीचर और द पेरेंट, फैमिली मेम्बर्स, राइट. बट स्पेशली जैसे बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, धूप बहुत है, खाया नहीं है ठीक से, और आपने बच्चे में साइन आना शुरू हो रहा है, सो द चिल्ड्रन हु आर अलोंग विद देम, सो दैट एज यू सेड, यू राइटली सेड कि स्कूल में थोड़ी एजुकेशन होनी चाहिए इस बारे में. हम आपने प्लेग्राउंड की बात की तो इससे मुझे एक चीज याद आई कि अगर बच्चा खेल रहा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है और उसको चोट लग जाती है, तो क्या उसके वुंड्स भी धीरे धीरे हील होते हैं? क्या डिफरेंस? नो, इफ शुगर्स आर वेल कंट्रोल्ड देयर इज नो प्रॉब्लम. अच्छा, और अगर नहीं है कंट्रोल? देन ऑफ कोर्स वो तो एडल्ट हो, बच्चा हो, शुगर अगर आपकी अनकंट्रोल्ड, यूर मोर रिस्क फॉर इन्फेक्शंस, हीलिंग इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि शुगर अनकंट्रोल्ड पुट्स यू एट अ रिस्क फॉर एवरीथिंग, बी इट योर इन्फेक्शन, एनीथिंग. आपकी हीलिंग स्लो होगी. ओके. अडल्ट्स में अगर होता है उनमें भी हीलिंग स्लो हो जाती है? बिल्कुल, अगर शुगर्स आर नॉट कंट्रोल. अगेन आई एम सेइंग शुगर्स आर नॉट कंट्रोल. अच्छा, उनको अगर जैसे तुरंत चोट लगती है, कोई अडल्ट है, क्या स्टेप लेने चाहिए उनको? क्या सबसे पहली जो चीज है वो उनको करनी जरूरी है? As you treat any wound, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, इज जस्ट वॉश द वुंड, उसको क्लीन कीजिए, सैवलॉन, बीटाडीन जो भी उसको, एंड प्रॉपर उसे वॉश करके बैंडेड करना है या फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो सब. The steps remain the same. It's just the hygiene and cleanliness उसके बाद is going to make a lot of difference. टाइप 1 डायबिटीज की वजह से पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? Type 1 leading to dehydration, no. But if you're type 1 diabetic and you're not keeping your electrolytes right, आप शुगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, when your sugar, आपने इंसुलिन ले लिए फॉर एग्जाम्पल, और आपने शुगर नहीं लिए उसके बाद, या मील नहीं खाई है, then it can be hazardous, it can be dangerous. जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है उनको ऐसे बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस या कुछ ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, फील होती हैं? So as I said, टाइप 1 डायबिटीज अगर वेल कंट्रोल्ड है, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आप इंसुलिन टाइम पे लेते हैं, यूर डिसिप्लिन, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, वेयर योर शुगर्स आर वेल कंट्रोल्ड, यू अंडरस्टैंड कि यू हैव अ इलनेस वेयर यू कैन नॉट गो, आप खाने को आपको ध्यान रखना होगा, तो उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. दे कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स, बी इट किडनी, योर नर्व्स. सो नर्व्स को अगर अफेक्ट होता है तो उससे न्यूरोपैथी होती है, which can present as tingling, जो आप बोले, numbness पैरों में, tingling. So this is a complication of diabetes. ओके, राइट. मतलब डायबिटीज आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, if your sugars are not controlled, in that case.
ब्रेन के अलावा और क्या क्या ऑर्गन्स है जो किडनी डायबिटीज अफेक्ट हो सकती है, यू कैन हैव सो किडनी अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, योर नर्व्स कैन गेट अफेक्टेड, सो द मल्टीपल प्रेजेंटेशंस उसमें अफेक्ट कर सकता है. स्किन में भी कुछ ऐसा डिस्कलरेशन वगैरह देखने को मिलता है? स्किन में भी कुछ पुस्ट्यूल्स वगैरह का, फॉलिकुलाइटिस कहीं का रिस्क होता है, फिर शुगर इज नॉट करना, पिंपल टाइप जो बनते हैं, बॉयल्स टाइप, वो होता है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? शुगर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल. मतलब सबसे एक बड़ा मंत्र यही है कि आपको अपना शुगर कंट्रोल में रखना है. बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट. ओके. शुगर में हम डिस्कस कर रहे थे कि डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 में भी सेम ही रहता है. Right. तो टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको खाने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड करनी है? ऑब्वियसली जो प्रोसेस्ड खाना है, बाहर का खाना है, दैट दे शुड बी अवॉइडिंग. सर्टेन फ्रूट्स जो हाई शुगरी फ्रूट्स हो गए, जैसे चीकू, ग्रेप्स, ये थोड़ा मना करते हैं कि अवॉइड. इन दैम मोर इम्पॉर्टेंट इज पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि उनको खाने से पहले लगानी है इंसुलिन, सैडली. सो दे कांट स्किप द मील. कई बार हम ये भी कहते हैं कि आप जो इंसुलिन लगाते हैं, यू शुड, आपका कई क्या होता है, घर में खाना बन रहा है एंड दे टेक इंसुलिन और खाना नहीं रेडी होता. मतलब इंसुलिन लेने के तुरंत बाद आपको खाना है? So, आप ज्यादा गैप नहीं, 10-15 मिनट के अंदर आपको खाना है. सो हम यूजुअली कहते हैं कि प्लेट टेबल पे होनी चाहिए एंड देन यू टेक योर इंसुलिन. एंड दिस इज स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. कई बार होता है, मम्मी अभी खाने का मन नहीं है, नहीं इंसुलिन का टाइम हो गया, बिकॉज पेरेंट्स लाइक अ रूटीन एंड शेड्यूल, उनको भी डर लगता है, और बच्चा उसके बाद खाना नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, देन व्हाट विल यू डू? दीज आर द ट्रिकी थिंग्स फॉर अ पेरेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. और क्या ऐसी चीजें हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके मील में होनी बहुत जरूरी है? So उनके meal, the most important in type 1 diabetics, they have to have a balanced meal. Okay. So balanced meal means they have to have carb, they have to have required amount of carbs, protein, good fat. और ये भी उनमें बहुत जरूरी है क्योंकि वो रात को भी इंसुलिन लगाते हैं. मोस्टली दे हैव अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ऑल्सो, जो रात भर उनके शुगर को कंट्रोल. तो रात में कई बार उनको एक छोटा सा मील हम कह देते हैं लेने को, विच भी बेटर, वी हैव अ गुड प्रोटीन इन इट, सो दैट शुगर फॉल ना हो. क्योंकि रात में अगर शुगर फॉल हुई, इट्स वेरी डेंजरस. तब आप सो रहे हो, सोते सोते आप अनकॉन्शियस हो जाओ, व्हाट विल, नो वन विल गेट टू नो. और अगर वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो चांसेस रहते हैं कि उनकी डेथ, लाइक लाइफ को भी रिस्क हो सकता है उससे. एब्सोल्युटली. शुगर फॉल्स, इट इज अ बिग प्रॉब्लम. सो फॉर देम पोर्शन कंट्रोल इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड रेगुलर फ्रीक्वेंट मील. सो हम स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक्स जब आप डायग्नोज होते हैं, स्पेशली बच्चों में एंड यंग अडल्ट्स में, वी टेल देम इनिशियली टू वर्क अ लॉट विद द डाइटिशियन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें वो समझना बहुत जरूरी है. सो दैट देन ओनली यू कैन नो कि इंसुलिन, हाँ अब इंसुलिन देनी है कैसे. हम लोग को भी समझना बहुत जरूरी है कि हमने ये इंसुलिन दी, अब शुगर कैसी थी. तो वो प्रिकिंग नॉट ओनली इंसुलिन लगाने में प्रिक है, उनके बार बार चेक भी तो करनी है बेचारों. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मतलब ये पेनफुल बहुत ज्यादा है इसका जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस. अभी थिंग्स हैव गॉटन वेरी इजी, पतले नीडल्स हैं टू सी, बट यस वी हैव टू बी एम्पैथेटिक टू द होल सिचुएशन. ओके मैम, जैसे कि हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको ऐसे जूस वगैरह पीने चाहिए या उनको अवॉइड करना चाहिए? सी अगर आप ये कहो कि उससे शुगर स्पाइक होगी, यस, सर्टेन जूस जो हाई शुगर है उससे शुगर स्पाइक होगी, बट इफ यू कैन मैनेज योर इंसुलिन अलोंग विद इट, इट्स मोर ऑफ पोर्शन कंट्रोल. लाइक अगर आप हाउ डू आई पुट इट, अगर आप इस समय आपकी मील इतना ग्राम ऑफ इतना कार्बोहाइड्रेट उस समय अलाउ करती है, आप अगर पोर्शन छोटा ले लो एंड यू टेक एज मच कार्ब, सेम कार्ब, इट्स फाइन. मॉडरेशन एंड पोर्शन कंट्रोल इज मोर इम्पोर्टेंट. सो मे बी एडिशनल बोलस, वंस इन अ वाइल बोलस लगाना, एडिशनल इंसुलिन देना पड़ेगा. सो देन यू हैव टू नो कि आप उसको उस समय, आप जैसे आपका एक शेड्यूल यूजुअली हम फिक्स कर देते हैं कि इतना यूनिट इंसुलिन, बट उस समय अगर आपने चेंज किया तो मे बी यू हैव टू चेक योर शुगर, इंसुलिन एडिशनल देनी पड़ेगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डायबिटीज की, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर हम बात करते हैं तो शुगर का नाम हमेशा एसोसिएट किया जाता है. राइट. क्या कुछ ऐसे हेल्दियर ऑप्शंस हैं शुगर के लिए? सो ओवरऑल उनको शुगर चाहे टाइप 1 और टाइप 2 हम मना ही करते हैं.
जो स्वीटनर्स हैं, अगर आप ये सोचो कि मेरे को केक खाना है और मेरे को डेली केक का एक स्लाइस चाहिए और मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल लूँ और मैं वही खाता रहूँ, दैट विल नॉट बी राइट. यू हैव टू कट डाउन. ठीक है. सो अगर वंस इन चाय पी रहे हैं, ठीक है, उसमें वैसे चाय पी रहे हैं, अगर आप कम चीनी डाल लें, अगर आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है, या स्वीटनर दे लें, दैट्स ओके. बट आप हलवा और खीर खाए जा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं और उसमें सोच रहे हैं मैं स्वीटनर डाल के, वो काम नहीं होगा. लोग बोलते हैं कि जो जैगरी होता है वो एक हेल्दियर ऑप्शन होता है शुगर के लिए. एक्चुअल में ऐसा होता है? अगेन आई एम सेइंग, उसको ना लोग सोचते हैं कि जैसे खांड भी बहुत लोग बोलते हैं. खांड भी. सो you have to, it's a form of sugar only. Maybe it might not be refined sugar, but it is a form of sugar. So आप maybe उसको, आप ये नहीं सोचते कि मैं उसी अमाउंट का उतना ही लेते रहूं and it will be fine. It will still cause your sugar spike. It will be a problem in control. आपको लेना तो कम ही है. ठीक है, आप healthier alternative options पे switch कर सकते हैं, but you to take less of that also. Okay. हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही थी तो कुछ पोस्ट और वीडियोस भी मुझे मिले. एक पोस्ट था जिसमें बताया जा रहा था कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो मखाना खाते हैं तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. एक्चुअल में ट्रू है? मखाना इज अ गुड प्रोटीन और वो शुगर स्पाइक तुरंत नहीं कराता है. So yes, it is a very good snack which is commonly given by dietitian to diabetics. So yes, it's a good snacking. अगर आपको snacking करनी है तो मखाना is a very good option because वो sudden sugar spike नहीं कराता. It's a good protein, calcium भी है. So yes, I agree with that. Control के लिए it's good. Okay. और क्या क्या ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? So I think ये soaked almonds are good source. आप ये seeds भी बहुत, ये जो flax seed, chia seed, pumpkin जो unsalted इनका है, these are good antioxidant. Overall health के लिए बहुत अच्छे हैं. They can be given to them. So that is, I think we can advise. Soaked walnuts can be given. Okay. मैम, हमने अभी ना शुगर के बारे में बात की. क्या सॉल्ट का भी डायबिटीज से कोई कनेक्शन है? क्योंकि सॉल्ट को भी कुछ ऐसा उसका मॉडरेशन है, उतने में लेना है डायबिटिक पेशेंट्स को. So आइडियली आपको एक्सेस सॉल्ट वाटर रिटेंशन कराएगा, इट विल कॉज वेट गेन. ऐसे पेशेंट्स को वेट अपना, वी यूजुअली से कि वेट यू टू कीप योर वेट स्टेबल, मेंटेन रखना है. ओवरवेट होंगे तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. सो दैट इज वन थिंग वी सी. एंड सी आजकल ये भी हो रहा है कि टाइप 1 को टाइप 2 भी साथ में हो रहा है. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. सो एनी यू टेक लॉट ऑफ सॉल्ट, इट विल कॉज आगे आपको प्रीडिस्पोज बीपी का, हाइपरटेंशन करा देगा. सो सॉल्ट, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. आप ये नहीं सोचते कि मैं फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ उसमें सॉल्ट भरी पड़ी है, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ओके मैम, आपने बताया कि कुछ लोगों को आजकल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज साथ में भी हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स के ऊपर क्या क्या असर पड़ते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वो फेस करते हैं? इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जा रही है. सो दैट इज़ अ बिग चैलेंज. और अगर आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, सो शुगर कंट्रोल बेकार, ऑब्वियसली ख़राब है. आपको कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ेगा. किडनी इफेक्ट हो सकती है, हार्ट इफेक्ट हो सकता है, आपको न्यूरोपैथी जो बात पहले की है वो हो सकती है. सो it will put you at a risk of complications of diabetes, which can be dangerous and life threatening also. मैम, अभी हमने डाइट को बहुत अच्छे से समझा है. आपने बताया कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको खाने में क्या चीज़ें जो शामिल करनी है, क्या चीज़ें जिनको अवॉइड करना है. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द जूसेस कि उनको वो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए. अब हम थोड़ा डाइट स्पेसिफिक बात करते हैं. जैसे आजकल ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ये ज़्यादा चीज़ें बहुत लोग करते हैं. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या रोल है, क्या फ़ायदा दे सकता है उनको? So ideally हम advise नहीं करते हैं because they have to take insulin. It might turn out to be difficult because उनकी window of fasting बहुत लंबी होती है. So there is a risk of sugars falling significantly. So अगर ideal situation हम उनको नहीं बोलते हैं, we encourage them to have balanced diet. पूरे दिन भर जो नॉर्मल डाइट रहती है उसी पे इंकरेज करते हैं. बिकॉज रिस्क ऑफ हाइपोग्लिसमिक, इंसुलिन ली हुई है आपने, तो रिस्क ऑफ शुगर फॉलिंग इज देयर. अगर आप उसके बाद नहीं खाते हैं या लंबा गैप उसके बाद हो जाता है तो शुगर अगर फॉल कर गई, इट माइट टर्न आउट टू बी डेंजरस. सो नॉट रियली, नो. ओके.
अगर किसी का शुगर एकदम से फॉल होता है, आपने पहले भी आई थिंक मेंशन किया था कि उनको शुगर के पैकेट्स ऑल द टाइम अपने साथ रखने हैं। अगर किसी का शुगर एकदम से फॉल होता है, उनके पास ना तो उनका जो भी आप बता रहे थे इंसुलिन पंप नहीं है उनके पास सैशेस नहीं है शुगर के, तब वो क्या कर सकते हैं? तब वो सिचुएशन में उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए? Oh God, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है so I think if you're in market, आप सामने से चॉकलेट खरीद लो, and eat it immediately. If you're sitting in a restaurant, शुगर सैशे हमेशा होते हैं, शुगर खा लो. आई थिंक आप घर में चीनी सबके ही होती है, तो तुरंत आपको चीनी लेनी है, उसमें और कोई सोल्यूशन इसका है नहीं, क्योंकि शुगर फॉल हुई एंड इफ यू डोंट इमीडिएटली एक्ट इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. एंड इफ शुगर सिग्निफिकेंटली फॉल्स, आप बेहोश हो जाएंगे, फिर तो हॉस्पिटल कोई सामने वाला ही आपको. सो आस्क, इफ यू आर इन अ पोजिशन दैट कुछ होने वाला है एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प योरसेल्फ, आस्क फॉर हेल्प. टेल पीपल मुझे चीनी ला के दो. एंड प्लस योर इफ इट्स अ यंग चाइल्ड, तो फैमिली आपके साथ जो है दे शुड बी अवेयर कि हाँ अब ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो इधर चेक शुगर इमिडिएटली, नहीं कर सकते तो शुगर खिला दो. लेट्स बी सेफ. ओके, मतलब शुगर इज द ओनली ऑप्शन. ओनली ऑप्शन, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. दैट इज द ओनली ऑप्शन एक्चुअली. ओके, सो अभी तक तो हमने टाइप 1 डायबिटीज को बहुत अच्छे से कवर किया है कि कैसे होता है, डिफरेंस क्या है, कॉजेस, सिम्टम्स, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. अब हम थोड़ा डायग्नोसिस पार्ट पे डिस्कशन करते हैं. कैसे टाइप 1 डायबिटीज को डायग्नोस किया जाता है? So there are two parts of it in type 1. Okay, so type 1 में one to prove कि type 1 अलग चीज़ है, डायबिटीज़ अलग चीज़ है. डायबिटीज़ को प्रूव करने के लिए we need to look at the sugars. So usually fasting sugar, blood sugar देखते हैं, जहाँ बोलते हैं 8 घंटे फास्टिंग रात भर की थी और सुबह हमने शुगर चेक करी, अगर 2 सेपरेट ओकेजन में वो मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, सो यू आर अ डायबिटिक. एंड और आपकी रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है विद यू हैविंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शुगर, जिसमें वेट लॉस है, पॉलीयूरिया मतलब यूरिन ज़्यादा जा रहे हैं, भूख ज़्यादा लग रही है, वेट गेन हो रहा है, सो इस तरह से. देन टाइप 1 वर्सेस टाइप 2. टाइप 1 में वी लुक एट ऑटो एंटीबॉडीज, जिसमें आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडी होती है, मल्टीपल अदर GAT65 जिन्हें हम देखते हैं. अगर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो यू आर अ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. देन इन केस देयर इज अ थर्ड कंडीशन, आप डायबिटिक हैं, आपकी एंटीबॉडी नेगेटिव है, तो उन ऐसे लोगों को, अगर अडल्ट है और आजकल ओबेसिटी इज वेरी कॉमन, सो यू कैन इवन कंसिडर कि यंगर एज में टाइप 2 डायबिटीज हो गई. सो यू ट्राई, इन दीज केसेस वी ट्राई medicines are not working, sugars are very high, and then we again test for antibodies, or we directly start them on type 1 type of treatment, which primarily is insulin. ओके, टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको डायग्नोस हो गया कि एक्चुअल में इनको टाइप 1 डायबिटीज है, तो वो जो पेशेंट्स हैं उनको क्या ऐसा उनका कॉन्सेंट्रेशन या उनके फोकस पे भी कुछ असर पड़ता है? If your sugars are not controlled, अच्छा, or your sugars are low, yes, your concentration is affected. कई लोग जब उनकी शुगर्स बहुत बढ़ रही होती हैं, वेरी हाई शुगर, दे फील लिटिल ड्राउजी, ब्लरी विजन होती है उनको. So you can have symptoms which can affect your focus and concentration if it's very high. ऑल्सो टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, ये भी बोला जाता है उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है. ऐसा क्यों? So type 1 डायबिटीज जब शुगर फॉल करती है, anyone who has low sugar, sweating is a sign. So you can see, अगर पसीना, जैसे बच्चों में पसीना खूब आ रहा है, you seeing they are getting little confused also, that's when you think sugar fall हो रही है, आप इनको शुगर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. एब्सोल्युटली. ओके, टाइप 1 डायबिटीज कंप्लीटली क्योरेबल है? नहीं, but I right now no, but there's a lot of research going on where जो हमने बीटा सेल्स की बात करी, इनका भी इनका कुछ ट्रांसप्लांटेशन, आइलेट सेल, इस तरह की भी बातें चल रही है, स्टेम सेल थेरेपी पे काम चल रहा है. सो अभी मैं किसी से बात हुई, दे आर टाइप 1 डायबिटिक, सो the family member who does not have diabetes और बाद में बच्चा हुआ, उनके stem cells they have preserved, so maybe they can be used and help out. So the research is going on. I think that diabetes पे research भी बहुत चलती है, so maybe we may have a cure at some point. I think ये reason भी है क्योंकि अगर आप इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज है. लाइक इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल भी बोला जाता है. सो मे बी दैट कैन बी द रीजन कि इतनी ज्यादा रिसर्च स्पेसिफिकली डायबिटीज पे चल रही है.
टाइप 2 पे तो बहुत रिसर्च बहुत है, है। लेकिन टाइप 1 पे भी खूब काम हो रहा है, बिकॉज दैट उसका भी रेट अब बढ़ रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में अगर ऐसे दिखेगा तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत शॉकिंग हो जाता है एक पॉइंट पे। और जो आपने बताया क्या क्या स्टेप्स पेरेंट्स को लेने चाहिए, Right. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर टाइप 1 डायबिटीज किसी पेशेंट को है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज आपने बताया कि इसको क्योर तो नहीं किया जा सकता लेकिन कंट्रोलेबल ये है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है? सो प्राइमरली अगेन ये ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब आई थिंक इसमें रोल डाइटिशियन का बहुत ज़्यादा है। खाना, वी आस्क देम टू मेंटेन योर फूड डायरीज होती हैं, इट इज़ टफ। एक तो पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल हेल्प भी कभी चाहिए होती है, बिकॉज मेंटली इट इज़ very draining and frustrating also. And तीसरा obviously pediatric endocrinologist अगर बच्चा है और endocrinologist और physician मिल के इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, because initially it is tough to cure तो भाई है नहीं, and the primary treatment is insulin. Now insulin आपको बार बार injections लेने हैं to ensure for even a young adult, be it a child, young adult जो काम कर रहे हैं, कई बार आप काम के बीच में खाना भूल गए, so then you don't have to take insulin, what you need to do, sugars आपकी कैसी चल रही हैं, so there are multiple things. आजकल बहुत टेक्नोलॉजी, यहाँ टेक भी बहुत है, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के चिप्स भी आ गए हैं, so they basically check your sugars in the entire 24 hours. So they also, it's very important type 1 diabetics, वो हमें guidance बहुत देते हैं. So we have to work together, इसमें बहुत साथ काम करने की ज़रूरत है. इंसुलिन को मैनेज करना, डाइट को मैनेज करना, इट इज़ लिटिल टफ हियर. टाइप 1 डायबिटीज के लिए नॉर्मल रेंज क्या होता है? सो दिन भर की शुगर, जैसे हम बोलते हैं कि फास्टिंग शुगर वी लाइक टू कीप इट अराउंड 100 से 120, 130 मैक्स, और पोस्ट मील वी लाइक टू कीप इट अराउंड 140 से के आसपास रखना चाहते हैं. सो इंसुलिन उनको लेनी भी है, फिर वो मॉनिटर भी करनी है, सो इट इज़ लिटिल ट्रिकी. और उनके जो टेस्ट होते हैं कितने टाइम पीरियड में करवाते रहने चाहिए? सो डिपेंडिंग आप कौन से स्टेज पे, लाइक यू जस्ट गॉट डायग्नोज, तो फिर उनका शुगर मॉनिटरिंग हम काफी, आजकल तो 24 आवर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, वो उनका चिप लगा दिया, वो चेक करते थे, अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, तो उनको हम लगा देते हैं, एंड देन वी कॉल देम आफ्टर मे बी 2 days 3 days टू सी हाउ द शुगर्स बे, मे बी अ वीक्स टाइम हाउ द शुगर्स आर. फिर अगर वो डिवाइसेस नहीं तो ग्लूकोमीटर से हम चेक करने को बोलते हैं, 1 हफ्ते का चार्ट बनवाते हैं. और जो HbA, एक उसमें और टेस्ट होता है विच आई मिस्ड इन डायग्नोसिस, विच इज़ कॉल्ड HbA1c. सो इट्स ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन. सो ये बेसिकली कुछ हीमोग्लोबिन से शुगर अटैच होती है, और वो हीमोग्लोबिन का एक लेवल होता है जिसे हम चेक करते हैं. सो नॉर्मली इट्स बिलो 5.7, एनीथिंग बिटवीन 5.7 and up to 6.4 is pre-diabetic, that your risk of diabetes. Anything above and also 6.5 and above is diabetic. तो वो हम every 3 months में monitor करते हैं. So that is very important. फिर हम annual later stage में annual eye examination कराते हैं, क्योंकि even affect the eye. Diabetes is a cause of blindness also. So वो हम मॉनिटर करते हैं. So then there's something called foot examination. हम पैर में उनके कई, अगर you have to keep your foot very clean because they're at a risk of developing diabetic foot, जहाँ पर एक foot में अल्सर हो जाता है and that can progress to a gangrene. पर मैम ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर आपकी शुगर्स वेल कंट्रोल नहीं है, एज आई सेड, यूर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, योर हीलिंग इज स्लो, सो डायबिटिक फुट उसका एक रिस्क होता है. सो एनुअल फुट एग्जामिनेशन हम कराते हैं. फिर एंड क्योंकि टाइप 1 में थायराइड डिसऑर्डर साथ में होता है, तो हम इनिशियली थायराइड के लिए भी कई बार स्क्रीन करते हैं, और दे स्टार्ट हैविंग थायराइड सिम्टम्स. लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग, ये सब किडनी फंक्शंस हम स्क्रीन करते हैं. सो एट व्हाट स्टेज यू आर, दैट वुड आल्सो मैटर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने बताया कि आंखों पर असर पड़ सकता है, पैरों पर असर पड़ सकता है. अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टाइप 1 डायबिटिक्स जो है, अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, समटाइम्स हैव डिफिकल्टी इन कंसीविंग. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टाइप 1 डायबिटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग
pregnancy, your sugar can go a little haywire क्योंकि hormones change हो रहे हैं, so they have to really monitor their sugars well. So most important, I think वो gynecologist खुद ही बोल देते हैं कि you will be working along with a physician or your endocrinologist during that while. और एंड ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली शुगर की वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ सकती है. दे आर ऑलरेडी ऑन इंसुलिन तो उन्हें इतनी डिफिकल्टी होती नहीं है, बट कई बार आप प्रेगनेंसी के दौरान you develop diabetes. That's a different diabetes, all that's called gestational diabetes. तो उसमें इंसुलिन को मैनेज करना, sugar management can get little tricky. So they have to work closely not just with the gynecologist but with their endocrinologist or physician as well. तो इसमें मिसकैरेजेस के भी चांसेस रहते हैं? Yes, there is a risk. There is a risk. अगर मदर को है ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज, वो तो हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिकली तो स्प्रेड होता ही है, प्रेगनेंसी के टाइम पर है तो बच्चे को 100% ये रहेगा कि होगा ही होगा उसको भी? अच्छा नहीं. No. If there's a family history, you are at a risk. Okay. But ऐसा नहीं कि आपको होगा ही होगा. Okay. होगा ही होगा. So now let's talk about the treatment कि टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? As I said, insulin. बस वही एक ऑप्शन है. So at the moment वही एक ऑप्शन है. There are lot of studies going on. There are certain immunotherapies which are coming up. There are certain even medicines which are coming up. Okay. But they are supportive only. मतलब आपको इंसुलिन तो लेनी ही पड़ेगी. लेनी है, लेकिन जिनका उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो देयर आर ऑप्शंस व्हिच आर कमिंग. हाँ, अब जो हम स्टेम सेल थेरेपी और आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशंस की बात करें, दैट माइट बी अ गेम चेंजर. मतलब उससे तो आपकी लाइफ बदल सकती है. सो दैट रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट. इंसुलिन के लिए भी आजकल वी हैव लॉट इंसुलिन पंप्स अवेलेबल. सो इंसुलिन जो यूजुअली रेडिली सब देते हैं वो आप मील के साथ लेते हो. इंसुलिन पंप्स में यू हैव दे आर अटैच टू योर बॉडी, एक हल्की सी नीडल होती है एंड दे आर सेंसर्स विद इट. सो डिपेंडिंग ऑन योर शुगर लेवल दे पंप the insulin and it makes your life really easy. Plus they have these sensors that can even detect कि आपकी sugar fall कर रही है, so they give you warnings. Wow. So these are actually game changers. Only problem for Indians right now with this is कि ये काफ़ी expensive है and it might be very costly. तो उस पे maybe काम होना चाहिए कि to make it more easily available. तो जो इंसुलिन पंप्स होते हैं वो इंजेक्शन से बेटर है अगर कहें हम तो? इजी है, इस्तेमाल करना इजी है. फिर वो ये भी दे हैव उसमें सेंसर भी है, आपकी शुगर फॉल कर रही है वो भी डिटेक्ट कर सकते हो. तो इससे अच्छा तो मतलब लाइफ बहुत इजी हो सकती है उसमें. तो अभी तक हमने ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लिया, हमने सिम्टम्स भी डिस्कस कर लिए, डायग्नोसिस भी पार्ट कवर्ड है. नाउ कोई एट लास्ट आप कोई एडवाइस हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए लाइफस्टाइल क्या क्या चेंजेस उनको करने हैं? एक्सरसाइज हो गया, डाइट तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में, जो फिजिकल एक्टिविटी उनको कितनी रखनी चाहिए, क्या अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो उनकी इंसुलिन की जो नीड है वो कम हो सकती है? डेफिनेटली एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन बी ए टाइप 1 टाइप 2 बिकॉज वेट के से हम बहुत डिसाइड करते हैं इंसुलिन की डोज. सो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें. हमारे पास बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं. वसीम अकरम, ही इज़ अ टाइप 1 डायबिटिक, ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, राइट? सो ही हैज़ अ डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड टचवुड हिकअप्स सबकी लाइफ में होते हैं बट ही इज़ लीडिंग सच अ नॉर्मल लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मदर्स, इफ यू यंग चाइल्ड, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ. If you need psychological help, take that, but it's no one's fault. It's just destiny, right? अगर आपकी family history है, yes, have a discussion with your doctor कि type 1 diabetes हमारी family में है. You should have those discussion with your physician or an endocrinologist. I need to get my child tested or not? If you have developed it, if your child has it or you have it, you can lead a completely normal life. But discipline is something जो आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, be it in terms of diet, be it or regular exercise, maintaining your weight, and I think you can lead a completely normal life. और इतना रिसर्च हो रहा है टाइप 1 डायबिटीज पे, आई थिंक मे बी कुछ सालों बाद it would be something that can be cured. इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति फॉर योर टाइम. एंड आज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन टाइप 1 डायबिटीज पर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की, आई एम श्योर कि काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी उनको, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें.